सभी प्यारे साथियों को हमारा तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और नव वर्ष की शुभ मंगलमयी कामनाओं के साथ में। और ये दूसरी क्लास जो आपको देने जा रहा हूँ, बहुत अहम क्लास है जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, हमारे कितने व्यंजन हैं और उन स्वर और व्यंजन को कितने अलग अलग भागों में बांटा गया है और कुछ कुल कितने वर्णों की संख्या पहले थी, आज कितने वर्णों की संख्या हो गई है। आज पूरी चर्चा जो है मैं आपको एक अच्छे से वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। मेरे साथ आप बड़ी तल्लीनता के साथ में, बड़ी लगन के साथ में और पूरे अपने उत्साह और उमंग के साथ में आइए और मैं इसका पूरा सा आपको अध्ययन कराने जा रहा हूं। तो देखो, लिखा हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट आपके सामने दिया गया है और उसी की चर्चा मैं आपको आगे दे रहा हूं। तो देखते देखते हैं। आ से लिख आ और का, इसमें देखो स्वर और व्यंजन की बात जो बताई गई है, बस यहीं से मैं आपको आगे का चर्चा क्या बात है, रिफ्रेशिंग हो रहा भैया। इससे चलिए चर्चा शुरू होती है। तो कहता है कि सबसे पहले वर्णमाला एक नजर से कुल 52 वर्ण। अब हम वर्णों की संख्या यहाँ पर एक और जोड़ दी गई है। अब उनकी संख्या जो है 53 हो गई है। तो ये आपकी जो 53वां वर्ण है, तो यह के मतलब 52 वर्ण ये थे और एक वर्ण और आपका जुड़ गया, कुल मिलाकर के और 53 वर्ण हो गए। और ये 53वां जो वर्ण है आपका, वो देखो ये है, ये आपका ला लिखा हुआ है। जैसे हम लोग कमल पढ़ते थे पहले, का मा और ला ये लिखते थे, अब उस कमल को दूसरी भाषा में आप इस तरीके से भी लिखा जाता है। यही ला जो था आपका 53वां वर्ण आपका शामिल हो गया है। इसे भी कई जगह वैदिक संस्कृत में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना है कि 53वां वर्ण कौन सा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं। यहाँ कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि ध्वनि के आधार पर बनाई गई एक सुव्यवस्थित एक प्रणाली है। उस प्रणाली के अंतर्गत हमने जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या जो मूल स्वर संख्या होती है वो 11 होती है। लेकिन कहते हैं कुल कितने स्वर होते हैं, तो 13। तो कौन कौन से स्वर होते हैं, वही आ से लेकर के हम लोग अंघा तक की जो गिनती करते थे, तो हमारे वही वर्ण हैं जो 11 में। 11 की गिनती बात करें तो हम केवल ये पढ़ते थे आ ई उ ऊ ए ऐ और ओ और औ। ये देखो 11। तो 10 वर्ण थे, इसी में एक वर्ण जब आ गया आपका ऋषि जुड़ गया, तो ये आपके ये 11 वर्ण हो गए। तो ये 11 वर्ण जो पहले थे ये स्वर कहलाते थे पहले। तो कुल स्वरों की संख्या ऐसे जो जोड़ दी गई थी, तो कुल स्वरों की संख्या में 2 वर्ण आपके और जुड़ गए, तो उसका नाम था अंग और आह। ये दो, ये अयोग वहा जो है वर्ण आकर के कुल स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 11 जो दर्शाई गई है। कहता है द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन आपके 2 होते हैं। कहता है वो डा का डा और ड़ा, ये दो जो आपके लिखे हुए हैं, ये आपके द्विगुण व्यंजन को द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन। ये द्वित्व व्यंजन भी कहलाते हैं। तो द्वित्व व्यंजन भी इनका नाम है, द्विगुण व्यंजन भी है। स्पर्शी व्यंजन के अंदर इनको बोध किया गया है, याद रखना है। तो ये कहता है स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो ये कहता है कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो है 25 दी गई है। अयोग वाह कितने होते हैं, कहता है अयोग वाह जो है 2 वर्ण होते हैं, अंगा होता है। कहता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो अभी आगे बताएंगे। वो छत्रज्ञाश्रा। कहता है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या ये दी गई है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, इनकी संख्या जो है विधिवत आगे दी गई है, वो आपको बता रहा हूं। क्या बात भैया, यहीं से
तो भाषा की कहता है कि सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहता है क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी वर्ण है। वर्ण कहता है कि वर्ण दो मुख्य रूप प्रकार के दो वर्ण होते हैं, कहता है एक स्वर होता है और कहता है एक व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन इस प्रकार से वर्णमाला में वर्णों को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। स्वर कहता है वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, वो कहता है स्वर कहलाती हैं। व्यंजन कहते हैं वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, हर व्यंजन में एक स्वर छिपा रहता है, इसलिए उनको व्यंजन की संज्ञा दी गई है। देखो ये लिखा है का और ये लिखा आ, और ये बनकर के एक पूर्ण अक्षर का बन गया। तो इस कहते का हलंत के रूप में जब लिखा जाता है तो कहता है ये एक अपूर्ण है, जब उसमें आ ध्वनि लग जाती है तो एक पूर्ण वर्ण आ बन जाता है। यही आपको कहता है स्वर और व्यंजन के मेल की बात आपको बताएगी। चल ही नहीं रहा यार, क्या करते आ रही है। अच्छा वहीं से बदल दो, बात हो जाता है। स्वरों का कदम वर्गीकरण, 11 स्वरों को उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकृत किया गया। देखो ये बात कही गई यहाँ से, कहता है तो कहता है जो 11 स्वर हैं उनको 3 वर्गों में अलग अलग बांटा गया है। तो कहता है प्रथम वर्ग में क्या है, कहता है पहले कहता है हस्त स्वर आता है। ये देखो हस्त स्वर कहता है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, कहता है वो हस्त स्वर कहते हैं। कहता है दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। और कहता है संयुक्त स्वर जिनके उच्चारण में 2 स्वरों से निर्मित कहता है अधिक प्राणवायु लगती है, वो आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, 2-4 स्वरों के नाम याद रखें, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये हस्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये आपका दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर में 4 स्वर दिए गए, ए आई और ओ, ये आपको बताई गई बात है। एक विशेष प्रकार का और होता है, उसका नाम है प्लुत स्वर। जब किसी स्वर को बहुत लंबा खींचा जाता है, जैसे ओम, ओम को कहता है ये भाषा में भी ओम लिख देते हैं कि उच्चारण में कहता है कि जो ध्वनि निकलती है कहता है वो कहता 2 चुटकी से अधिक, मतलब 3 चुटकी से भी अधिक जो है ध्वनि उच्चरित होती है, वो कहता है प्लुत स्वर में आता है। और प्लुत स्वर में जो हम लोग कहते हैं भाषा में, संकेतिक भाषा में प्लुत स्वर को ये प्लुत स्वर की ये संकेतिक चिन्ह है। यह प्लुत स्वर को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ये प्लुत स्वर। जैसे कोई किसी को हम बुलाते थे, कहता है रे, तो कहता है कि एक वर्ण को उच्चारण में कहीं अधिक, मतलब 3 चुटकी से अधिक का जो समय लगता था, वही आपका प्लुत स्वर यहाँ पर दिया गया है। कहता है इसको संगीत में, कहता है किसी विलाप करने वाले को, किसी के बुलाने में इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, वही आपका प्लुत स्वर है। तो कहता है संयुक्त स्वर, तो कहता है कि संयुक्त स्वर 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, यह जानना परीक्षा प्रयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई यहाँ पर बात लिखी गई, छोटा आ और छोटी ई, और कहता है ये ए। तो हम जब गुण संधि बनाते थे, गुण संधि में क्या करता है, देवेंद्र, देवधन इंद्र, आ ई मिलकर के ए बनता था। तो ये देखो ए बना हुआ है, और आ उ मिलकर के ओ बनाते थे, तो सूत्र क्या होता था, आ ई ए आ उ ओ। तो कहता है यही आपका गुण संधि में प्रयोग होता था। तो ये संयुक्त स्वर वे हैं जिसमें कहता है कि आ कहता है लघु और ई लघु मिलकर के और आपका ये बनाते थे ए, और कहता है लघु आ मिलकर के और उ मिलकर के बनाते थे ओ। तो इस तरीके से कहता है ये संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं, कहता है जिनका जो योग होता है, कहता है जिनका प्रयोग होता है, और कहता है जो बोले जाते हैं, कहता है 2 भिन्न भिन्न अलग स्वरों के, आ देखो अलग कोटि का है, ये अलग कोटि का है, जब दोनों को मिलकर के ए बनता है, बस यही अलग अलग स्वरों का मेल था। व्यंजन की दुनिया में कहता है 25 स्पर्श व्यंजन का हमें ग्रिड दिया जाता है। 2 और व्यंजन हैं जिनको द्विगुण व्यंजन भी के नाम से भी स्पर्श व्यंजन में जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेफड़ों से निकलकर कहता है मुख के किसी हिस्से, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और कहता है ओंठ
को स्पष्ट करती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो स्पष्टी व्यंजन के कितने वर्ग दिए गए हैं? 5 वर्ग दिए गए। तो कहता है का वर्ग में का खा गा हांगिया होता है, ये चा वर्ग में चा छा जा जा वहां होता है, टा वर्ग में टा ठा डा डाणा और ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा मा। तो कहते हैं ये जो है, कहते हैं स्पर्शी व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? तो सीधा सीधा देखो 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग आपके दिए गए हैं। कहता है उच्चारण की यात्रा में हम लोग जब भाग लेते हैं तो कहता है इनके अलग अलग स्थल भी हैं। कहता है कौन सा वर्ण, कहता है अपने मुखर बिंदु में, अपने विभ्रंत में, शब्रंत में कहां कहां उच्चारण स्थल को कहता है प्रकट करता है, वो बात यहां पर समझाई गई है। तो कहता है कि ये लिखा है कंठ, फिर लिखा है तालु और कहता है मूर्धा। तो कहता है कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो का वर्ग में देखो का, खा, गा, घा, इंगिया, ये इनको कहा कहता है ये कंठ वर्ण है। इनका उच्चारण स्थल क्या होता है? आपका कंठ होता है। फिर कहता है चा, छा, जा, झा, वा, चा वर्ग में तो इनका स्थान क्या होता है? तालु। ये आपके जीभ के ऊपर वाला भाग होता है, ये तालु कहलाता है, चा वर्ग। कहता है मूर्धा, टा ठाड़ा, जब हम अपनी जीभ को मोड़ करके ऊपर तालु में लगा देते हैं, जब टा बोलते हैं तो जीभ जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तो तालु में थोड़ा सा मुड़ करके स्पर्श करती है, तो ये मूर्धा होता है। तो ये टा ठा डाडा ये मूर्धा का स्थान बताते हैं। उच्चारण की यात्रा भाग 2 में जब दंत दंत से ओष्ठ तक के प्रवेश करते हैं तो फिर कहते हैं ये हमारे देखो दंत का प्रयोग कौन सा उच्चारण स्थल है? ओष्ठ का। ये तो कहता है ता था दा धाना, तो ये कहता है हमारी 5 वर्ग ता वर्ग में आते हैं। तो कहता है इनका उच्चारण स्थल क्या लिखा हुआ है? तो कहता है ये दंत। तो दंत से जब हम लोग को बोलते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे दांत विवर का प्रयोग होता है, तो ये दंत कहलाते हैं। ओष्ठ विवर का प्रयोग हुआ तो ओष्ठ का पा फा बा भा, तो कहता है ओष्ठ विवर का जो प्रयोग होता है तो इसलिए इनका नाम पड़ गया ओष्ठ है। तो कहने पाफा बाबा माँ, ये आपके कहता है उच्चारण के स्थल हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे आता है स्पर्श से आगे अंतस्थ से ऊष्म व्यंजन की ओर। तो कहते हैं कि मतलब हमारे जो व्यंजन है कुछ हमारे उसमें अंतस्थ व्यंजन भी हैं और कुछ हमारे कहता ऊष्म व्यंजन भी है। तथा अंतस्थ क्यों जाए? अंत देखो अगर अंतस्थ को देखा जाए तो ये लिखा है अंत और धन स्थित। अंत माने होता है कहता है बीच, और स्थिर माने होता ही है जो स्थिर हो। कहता है जो बीच में स्थिर हो, कहता है जिनके उच्चारण में कहता है मुखर के विवर का जो पॉइंट है, जो मुखर के विवर का उच्चारण स्थल है वो मध्य भाग आता है, इसीलिए इनको अंतस्थ कहलाता है। मध्य का भाग, ये बीच। देखो अंत माने क्या होता है? बीच, और स्थिर माने सोना। जिनके उच्चारण में कहता है कि हमारे विवर का अंत का जो बीच का भाग जो हमारे उच्चारण में प्रयोग किया जाए वो अंतस्थ है। या, रा, ला, वा, देखो ये देखो ये दी गई। फिर कहता है ऊष्म, कहता है कि ऊष्म, ऊष्म माने वैसे देखा जाए तो ऊष्म माने गर्म होता है, मतलब जिस व्यंजनों के उच्चारण में या कहते जिन वर्णों के उच्चारण में कहता है कि हवा संघर्ष करती हुई और कहता है कि ऊष्म के साथ में, मतलब ऊष्म माने उष्णता के साथ में निकलती है, उनके वही ऊष्म लिखा है। ये ऊष्म वाला वही लिखा है जो साथ सर्दी गर्मी जाड़ा ऊष्म वाला, तो यही लिखा है। जब आप उच्चारण करते समय कहता है किसी वर्ण का हवा संघर्ष करती हुई ऊष्म निकलती हो तो कहता है वही ऊष्म है। तो ये शा, खा, शा, हा, ये आपके ऊष्म है। तो 4 आपके अंतस्थ दिए गए थे और यही 4 बात पहले बताई गई थी, ये 4 आपके ऊष्म दिए गए। तो कहता है जिनकी ध्वनि अंदर से आती है, जिनमें मुख के हिस्से से पूरी तरह स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श करती है मतलब मध्य के भाग में। जब क्योंकि अंतस्थ लिखा तो मध्य भाग में जब स्पर्श करती है तो आपका अंतस्थ कहलाता है। यह संघर्ष करती हुई उच्चारण ऊष्म के साथ बाहर निकलती है तो ऊष्म व्यंजन यही निकलता था। कहता है संयुक्त व्यंजनों की रचना याद रखने के लिए उनकी अंग्रेजी स्पेलिंग का भी प्रयोग करना आप जाने। तो क्या लिखा है कि कहता है छा लिखा हुआ है, तो छा का भैया कैसे निर्माण होता है? तो का और सा से आप छा बनता है। कभी कभी पूछ जाता है कि छा किन बाणों से मिलकर बना है? तो छा का और शा से मिलकर बना हुआ है। त्रा कैसे बना हुआ है? तो कहता है ता और रा से बना हुआ है। कहते हैं ज्ञा कैसे बनेगा? जा और वं से बनता है। और सरा कहते बनता सा और
रा से बनता है। ये क्योंकि संयुक्त हैं तो कहता है दो अलग अलग स्वरों, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। ये आपको 4 संयुक्त व्यंजनों की बात बताई गई थी। फिर कहता है अयोग वाह। अगर अयोग वाह की बात करें तो जो को लिखा है आ धन योग और धन वाह, ये देखो लिखा है। योग माने होता है मेल, और ये लिखा है जो योग माने कहते हैं तो कहते हैं कि मेल होता है, मिलन, मेल या मिलन को भैया योग कहते हैं। और कहता है अयोग जिसका मेल ना हो, और कहता है वह, और कहता है संचरित हूं, वह मन होता है संचित होना। कहता है बेवर्ण, कहता है जिनका ना स्वर के साथ में और ना कहते व्यंजन के साथ में, किसी के साथ मेल ना होने के कारण इनको अयोग वह कहा जाता है। ये इसका भाषा ही लिखा आधन योग धन वह। तो कहता है ये ना तो पूरी तरह से स्वर पर डिपेंड है और ना ये तो व्यंजन पर, ना स्वर का पूरा साउंड देते हैं और ना व्यंजन का साउंड, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों से बिल्कुल अलग हट करके अपना उच्चारण देने वाले जो स्वर हैं वो अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाले में कहता है अंग को अनुस्वार में रखा गया है, और भैया आहा को जो है कहता है ये विसर्ग में रखा गया है। तो अंग और आहा ये आपके दो अलग अलग अयोग वाह के रूप में दिए गए। द्विगुण कहता है उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो कहता है वो कौन सा है, तो देखो ये डाका है आपका जो, और ये आपका ढाका दिया गया है, दो दिए गए। तो क्या मतलब अगर इनकी हम बात करें तो बात ये निकल करके आती है कि हम जब लिखा करते थे, सड़क लिखते थे, तो ये देखो सड़क लिखा है, ये देखो लड़का लिखा हुआ है, ये देखो पढ़ाई लिखा हुआ है, ये सीढ़ी लिखा हुआ है। तो इनका मतलब का ये था कि ये हमारे जो है ये बिंदु, ये बिंदु, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, अगर ये डा लिखा हुआ है और इसका उच्चारण हम यहां पर करते हैं तो जैसे लिखते हैं डेरा, कहते हैं डग मग, तो ये तो डा डालिया सीधा उतना आता था। लेकिन जब हम सड़क लिखते थे तो कहते थे कि सड़क स के, तो डा डलिया जैसे ही उच्चारण आते थे उच्चारण में तो अड़, इसका उच्चारण सीधे अड़ से निकलता था। ये देखो अड़, जहां कहीं उच्चारण अगर अड़ से निकले तो ही समझ लिए ये हमारा उच्छित व्यंजन का आपका प्रयोग हो रहा है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही आपको पढ़, ये देखो पढ़ लिखा हुआ है, जैसे पढ़ाई सीढ़ी, पढ़ाई ये लिखा हुआ है पढ़ाई, ये तो ये क्या मतलब है, जो जो ढा लिखा हुआ है ये, और इसको हम जब ढक्कन पढ़ते थे तो हम सीधा ढा का उच्चारण निकालते थे, लेकिन जब पढ़ाई में निकालते हैं, देखो यहां से निकालते हैं, तो इसके मतलब है इसका उच्चारण अड़ से निकालते हैं। ये देखो अड़ से, सीधा अड़ से, अड़ से, ये देखो ये अड़ से निकलता है और ये अड़, ये मतलब यही उच्चारण होता है, यही उच्चारण जो है ढा का दिया गया, जे दिया गया। तो इन दो उच्चारणों को ध्यान रखें, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, किन के व्यंजनों से कभी कभी बर्तनी में भी लिखने में भी इनमें गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं को अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये हमारे जो होते हैं ये बिंदु व्यंजन भी है। इनको बिंदु व्यंजन, क्योंकि इसमें डा और ढा के ये बिंदु व्यंजनों के अंदर भी रखा गया है। घोष का अर्थ स्वर होने वाला कंपन, अघोष और सघोष। कहता है हमारे व्यंजनों को जो है का से लेकर के पा तक जो हमारा बांटा हुआ, ये का वर्ग लिखा हुआ है, ये चा वर्ग लिखा हुआ है, टा वर्ग लिखा हुआ है, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो 5 वर्ग लिखे हैं, प्रत्येक वर्ग में जो 5-5 वर्ण हैं, अर्थात ये 25 जो हमने 25 बताए थे स्पर्शी व्यंजन, उनकी बात हो रही है। कहता है में कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, तो देखा उच्चारण में कंपन नहीं, कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में कहता स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है वो आपके अघोष कहलाते हैं।
कभी परीक्षा सा भी पूछ लेता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कहता स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है तो कहलाते हैं सघोष, ऐसे पूछेगा। फिर कहता है अघोष, इनमें से कोई नहीं, दोनों, बस ये ऑप्शन। फिर कहता है सघोष या घोष, उच्चारण में कहता है कंपन होता है। तो ये दो भाषा लिखी गई थी। अब हमें क्या देखेंगे कि कहता है प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण, तो कहता है ये अघोष कहलाते हैं, और 3 और 4 और 5, और ये हमारे सघोष कहलाते हैं। इसके मतलब हम अपनी अघोष की बात करें तो हमें ध्यान रखना है, इसके लिए गिनती हम 12 याद कर लें, और सघोष की बात की जाए तो इसके लिए गिनती हम 345 याद कर लें। और यहां से मुझे कहीं से प्रकट हो जाता है। कहता है कि कौन कौन से घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण की संख्या कहते हैं 12, मतलब पंटू, मतलब वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, बस 3 4 5 आपका सघोष। तो ये कहते हैं सघोष की 12 अंक, या प्रथम दूसरा अपना जैसे याद कर पाओ, सघोष 3 4 5, या फिर वर्ग से याद कर लो, तो जैसे आप किसी प्रकार से याद कर पाओ सघोष होगा, उसको याद कर लो। जिस व्यंजन की कहता है अंग्रेजी स्पेलिंग में यच जुड़ता है, देखो ये लिखा हुआ है, वह अक्षर महाप्राण होता है। तो देखो जैसे लिखा हुआ है, ये जो का लिखा हुआ है आपका देखो अल्पप्राण है, गा लिखा अल्पप्राण है, चा देखो अल्पप्राण है। का जो दूसरा वर्ण है, का के बाद में कहा गया खा आता है, तो खा का दो का, तो ये लिखा हुआ है, तो का से के बना। और यच देखो जेवर, जो यच की ध्वनि जे देने वाला, जे देखो इसमें भी यच की ध्वनि जे देने वाला, ये देखो यच की ध्वनि देगा। तो कहने वाला है जिस व्यंजन की अंग्रेजी स्पेलिंग में यच जुड़ता है वह अक्सर महाप्राण होता है। और महाप्राण में कौन कौन आता है, तो महाप्राण कहता है कि प्रत्येक वर्ग, जो स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्ग दिए गए, उस प्रत्येक वर्ग में कहता दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, ये प्राण। तो फिर अल्प प्राण कौन बचा, तो कहता अल्प प्राण में कहता है पहला बचा और 3 बचा और 5, ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण। ये देखो अल्प प्राण, मतलब है स्पष्टी व्यंजन में जो 5 वर्ग दिए गए हैं, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, पा वर्ग, तो उस वर्ग में कहता है कि दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा वो आपका महाप्राण होगा, पहला तीसरा और 5वां होगा वो अल्पप्राण होगा। इसकी गिनती याद कर लो, 24 135 बात आ गया, अपने वहीं लिख के याद कर लो। कहते हैं कि मतलब है अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होगा, कहते 135 होगा। कहते महाप्राण क्या होगा, तो महाप्राण निकाल लो, 24 होगा, बस ऐसे निकाल लेते हैं। कहते हैं वर्णमाला अक्षरों का एक संग्रह मात्र नहीं है, ये मानव ध्वनि के वर्गीकृत करने की संपूर्ण एक तार्किक प्रणाली है। तो वर्णमाला में कहता है कितने वर्णों की बात की जा रही है, कहते हैं 52 वर्णों की बात, एक वर्ण मैंने आपको पहले बता दिया, 53वां वर्ण बता दिया। कहता है इसमें कहता है कि स्वर की संख्या जो है 11 दी गई है, वो कौन कौन से हैं, वो कहता है हर्ष के अंदर 4 आने वाले, दीर्घ के अंदर 3 आने वाले, संयुक्त के अंदर ये 4 आने वाले हैं। तो कहता है 4 3 7 4 11, तो यही आपको 11 दी गई है। इन्हीं में कहता है 2 जब अयोग वर्ण और जोड़ दिए गए, अंग और रहा, तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई है। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के साथ साथ में कहता है उस ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, इनकी बात की जा रही है। इनकी संख्या कितनी होती है, कहता 39 होती है। स्पर्श व्यंजन देखो कावड़ का खा गा गा यहाँ लिखा हुआ है, कहता है फिर कहता है चाचा जा जा वहां लिखा, तो ये कंठे लिखा हुआ है, ये तालु लिखा हुआ है, ये मूर्धा लिखा है, ये दंत लिखा है, ये ओष्ठ है। एक अगर बात याद कर लें तो कहने के लिए कन ता मूल ओठ, देखो ये लिखा हुआ, तो का से देखो ये लिखा कंठे लिखा, ता से तारब लिखा, मुंह से मूर्धन लिखा, दांत दंतब लिखा, और ये ओठ से लिखा, ये देखो लिया कंता मूद ओठ लगा दो तो ये कंठ तालब मूर्धा और दंत ये ओठ सब निकल कर आ जाता है अपने, कंता मूद ओठ सीधे सीधा लगा दो, तो ये अपना सूत्र भी बन जाता है, यही आपकी टिक बन जाती है, यही आपकी टिक बन जाती है, कंता मूद ओठ। का मतलब कंठ है, ता मतलब तालुब, मुंह माने मूर्धा, दा माने दंत, ओ माने ओष्ठे लिखा हुआ, बस खत्म। फिर कहता है अंतस्थ, फिर संख्या दी गई है 4,
कहता है इनमें कहता है व्यंजन के अंदर कहते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन भी शामिल किए गए। कहते कौन कौन से हैं? यारा ला वा, तो यारा ला 4 लिए गए। ऊष्म कौन से हैं? 4 हैं, सा खा सा हा। संयुक्त कौन से हैं? छत्रग्न और श्राद्ध, द्विगुण आपके ये ढ और ढ। इस प्रकार से आपको ये 39 वर्णों की और 13 वर्णों की बात आपको बता दी गई है। अब हम आपको चर्चा करते हैं, ये वर्णमाला की बात थी। और मैंने जो आपको एक बात बताई है कि जब हमारे सामने जब परीक्षा का पेपर आता है तो कुछ छोटी छोटी बातें भी हमें इसी वर्णमाला के अंदर पूछ लेता है, वो भी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। और देखिए आप कहते हैं कि एक आपका स्वर दिया गया है, वो आपका देखो ये दिया गया है ऋषि। ऋषि तो हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ ये ऋषि है, ये हमारा क्या है? तो कहते हैं मेरा ये हास्य स्वर है। ठीक है भैया, मालूम है मुझे स्वर है। तो कहता है हाथ स्वर, कहता है इस स्वर का कहता है स्वरों में कौन सा स्थान है, इतनी बात पूछता है आपसे। कहता है ऋषि जो है कहता है स्वर में कौन सा स्थान है, कहता है कौन सा स्थान स्थान है ऋषि का। कहता है स्वरों जो मूल स्वर गहरा है उनमें ऋषि का कौन सावा स्थान है। तो ध्यान रखना है इसका स्थान 7वां स्थान है, 7वां स्थान है, याद रखने वाली बात है, 7वां स्थान आपका ये। फिर यह तो कुछ ही पूछता है कि बताओ अच्छा कौन सा स्वर है जिसको कहता है कि वैदिक स्वर कहा जाता है। यही ऋषि है, इसको कहा जाता है वैदिक। वैदिक स्वर भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत अच्छी सी बात है। तो ऋषि की बात हो गई। अब बात कभी कभी हम उससे एक बात और पूछ लेता है स्वरिक में ही कि जो हमारे अंग है और आहा ये, तो कहता है इनको हम कहते हैं किस नाम से जानते हैं? तो हमने अभी पूछी बताई थी बात, ये है अयोग वाह। ये अयोग वाह स्वर है। जब अयोग वाह स्वर है तो कहता है अंग, तो अंग को क्या कहा जाता है? अंग को कहा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक, इसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये आपका अनुस्वार हो जाता है। और इसी को कहता है, यही आह जो लिखा हुआ है कहता है इसका दूसरा नाम होता है विसर्ग। ये विसर्ग स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इतने बार कभी कभी पूछ लेता है अलग अलग करके इन सारी बातों को। तो हमने स्वर की जो बातें जो थी मैंने आपको ये बताई। ठीक, आगे हम वीडियो में आपको देंगे इसकी पूरी चर्चा। अभी जो शेष भाग बाकी था वो इसकी पूरी चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि समय, और हम अगले वीडियो में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने लोगों तक शेयर करते रहिए, पहुंचाइए। जितनी भी तैयारी हिंदी जुड़ी है किसी भी एग्जाम की हो, मैं पूरी वचनबद्धता के साथ तैयारी कराऊंगा। तब तक के लिए आपको सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत।